संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और मन भाग 12 है। स्वयंभू लोक की माया पितृलोक में महामाया रूप में कार्य करती है। माया सृष्टि की ओर उन्मुख अवश्य है, जिसको इच्छा कहते हैं, परंतु व्यक्त क्रिया भाव में माया शक्ति कभी नहीं आती। सृष्टि का बिंदु रूप में विस्तार करना महामाया का कार्य है। आगम शास्त्र में महामाया को बिंदुमयी कहा जाता है। मन प्राण वाक मिलकर सबसे पहले देव वर्ग की सृष्टि करते हैं, जिसे अक्षर पुरुष कहते हैं। सूर्यलोक देव सृष्टि का स्थान है। अक्षर पुरुष की पहचान इसकी 5 कलाओं से होती है: ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि और सोम। इससे आगे महामाया का स्वरूप प्रकृति में सत्य रजतम के रूप में व्यवहत होता है। मन प्राण वाक शुरू की 3 कलाओं के साथ नित्य युक्त होकर यहाँ अग्नि सोम पर त्रिगुणात्मक सृष्टि करते हैं। यहाँ से आगे भी सृष्टि को अग्नि सोमात्मकम जगत के नाम से जाना जाता है। इस सृष्टि को क्षर पुरुष या क्षर सृष्टि कहते हैं। यहाँ अक्षर की 10 कलाओं के अलावा क्षर सृष्टि की 5 कलाएं भी होती हैं: प्राण, अप, वाक, अन्न और अन्नाद। कुल 15 कलाएं क्षर सृष्टि में निहित होती हैं। इनके अतिरिक्त एक कला केंद्रीभूत ब्रह्मा की मानी जाती है। इस प्रकार क्षर सृष्टि का हर पुरुष षोडश कला युक्त होता है। हर पुरुष के केंद्र में एक ही ब्रह्म है, एक ही मन है। जब व्यक्ति ब्रह्म की खोज में निकलता है, अंतर्मुखी होता है, तब उसे उपरोक्त सोशियस मन तक पहुंचने का लक्ष्य बनाना पड़ता है। षोडश कलाओं में मन केवल अव्यय पुरुष में ही कला रूपेण रहता है। आगे उसका अक्षर और क्षर की कलाओं में कहीं नाम नहीं होता। तीनों गुणों में फंसा हुआ हमारा मन उस अंतर मन का प्रतिबिंब मात्र है। ये तीनों गुण ही इसके आवरण बनते हैं। जिन गुणों की शाखा काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि बनते हैं, इन आवरणों को हटाकर ही भीतरी मूल मन पर पहुंचा जा सकता है। उस पर जितने आवरण हैं उनको हटाना होता है। मन को पकड़ने के बाद ही उसका मार्ग प्रशस्त हो सकता है। मन जब अंतर्मुखी होगा तभी वह प्राण और वाक से हटकर आनंद और विज्ञान की ओर मुड़ेगा। आनंद मन का मूल स्वभाव है। इसी की चाह में मन सदा भटकता रहता है। इसी मन को समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और बुद्धि योग के मार्ग बताए हैं। मन को त्रिगुण से बाहर निकालने का उपदेश दिया है, क्योंकि इस मन में उठने वाली सभी कामनाएं माया के अधीन होती हैं। माया जब तक अपने आवरण को नहीं समेट ले, तब तक व्यक्ति का ब्रह्म में प्रवेश करना संभव नहीं है। शरीर इंद्रियों का स्थान है, मन इंद्रियों का राज्य है। मन को इंद्रियों की ओर से समेटने का अर्थ है स्थूल सृष्टि से विमुख होकर आंतर सृष्टि में प्रवेश, जो कि इस सृष्टि से बहुत बड़ी है। अतः जीवन की सभी गतिविधियों का आधार मन है। मन को जान लेना ही विश्व दर्शन है, क्योंकि सभी जड़ चेतन के केंद्र में मन तो एक ही है। यह सही है कि व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, किंतु स्वस्थ रहने का अर्थ क्या शरीर के स्वस्थ होने तक ही सीमित है? क्या बुद्धि और मन का स्वास्थ्य बाहरी स्रोतों से सुचारू रह सकता है? फिर इनको कौन खराब कर रहा है? क्या सुख, प्रसन्नता और आनंद बाहरी पर्यावरण के सहारे स्थायी रह सकते हैं? क्या हमारे खान पान और दिनचर्या से हमारा व्यक्तिगत पर्यावरण प्रभावित नहीं होता? सही तो यह है कि शरीर के साथ हम जो कुछ भी करते हैं उसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। हमारा अन्न, पारिवारिक जीवन, सामाजिक गठन, परंपराएं सभी मिलकर हमारा पर्यावरण बनाते हैं। सबसे पहले हमने अपने अन्न को बिगाड़ा। कृत्रिम बीज, खाद, कीटनाशक के अलावा बिना मौसम के भी चीजों को पैदा करना शुरू कर दिया। निषेधात्मक भोजन का उपयोग बढ़ा। औद्योगिकरण ने तो खाने का स्वरूप ही बदल दिया। सब सामग्री डब्बे में बंद मिलने लगी। बासी माने या न माने, बासी तो है ही। खाने की वस्तुओं में सिंथेटिक रंग, स्वाद, खुशबू और प्रिजर्वेटर जो वस्तु को खराब करने से रोकता है, सभी कुछ तो कृत्रिम है, नकली है, प्राकृतिक कुछ भी नहीं। आज के सभी शीतल पेय इसी श्रेणी में आते हैं। फिर शरीर की रोधक क्षमता कैसे बनी रहेगी? दूध के बने अनेक उत्पाद महीनों तक खाए जाते हैं।
यही हाल मैदा की सामग्री का है। हम तो विज्ञापनों के जोर पर हर उस चीज की तरफ दौड़ते हैं जो शरीर के लिए दूषण का मार्ग है। तली हुई चीजें भी हमारे स्वाद का प्रमुख अंग बन गई हैं। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, दोष किसका। हमारा शरीर केवल प्राकृतिक वस्तुओं को ही पचा सकता है। सिंथेटिक सामग्री का तो विसर्जन करना ही पड़ेगा। जब तक शरीर स्वस्थ है विसर्जन होता रहता है। जहाँ कहीं थोड़ी कमजोरी आने लगी कि ये सब चीजें शरीर में ही अटक जाती हैं और समय के साथ विकराल रूप धारण कर लेती हैं। इन सब के चलते बाहरी पर्यावरण शुद्धि भी हमें नहीं बचा सकती। जैसे जैसे हमारा अन्न दूषित होता जाएगा हमारा मन उतना ही मलिन होता जाएगा। शरीर रोगों का संग्रहालय बनता जाएगा। प्रतिरोधक क्षमता घटती जाएगी। हमारा व्यक्तित्व दुर्बल होता जाएगा। राग द्वेष, लोभ, मोह, घृणा और क्रोध जैसे मानसिक विकार हमें अपने मूल स्वरूप से दूर करते रहेंगे। सुख शांति की खोज में हम जीवन भर अशांत रहेंगे। भीतरी पर्यावरण के दूषण से पार पाना ही हमें वास्तव में सुखी रख सकेगा। बाहरी पर्यावरण की चर्चा तो उद्योगपतियों के नाटक हैं। उन्हें मानवता से खिलवाड़ करते रहना है और अपना चेहरा भी ढके रखना है। कोई दूसरा हमें दूषित नहीं करता, हम स्वयं स्व विवेक से दूषित होते हैं। बाहरी पर्यावरण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि हम मन से निर्मल हैं। दिनचर्या उम्र के अनुकूल और प्रकृति से मेल रखती है। कोई पर्यावरण दूषण इस आकाश को दूषित नहीं कर सकता, सागर को दूषित नहीं कर सकता। जब ऐसा समय आएगा तो युगांत ही होगा। किंतु हम यदि अपने भीतरी पर्यावरण, विचार और भावनाओं की शुद्धि की चिंता नहीं करेंगे तो हमें नारकीय जीवन भोगना ही है। हमारे अलावा पूरा समाज स्वस्थ होगा। हम अपने विवेक का शिकार हो जाएंगे। हमारी आत्मा मलिन रही तो कोई पर्यावरण हमें उबार नहीं पाएगा। हमारा जीवन ग्रंथियों में बंधा हुआ चलता है। शरीर ग्रंथियों के सहारे चलता है तथा बुद्धि मन में अनेक गांठें पड़ी होती हैं। व्यवहार भी इन्हीं के कारण उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। जहाँ जहाँ गांठें खुलती जाती हैं जीवन में सुख का आभास होने लगता है, सहजता आती है। ग्रंथियों का भी अपना एक तंत्र जाल होता है। हमारे शरीर में भी ग्रंथियों का जाल है और बुद्धि मन के भीतर भी। यही कारण है कि भावों का परिवर्तन मन में होता है और शरीर सक्रिय हो जाता है। शरीर की ग्रंथियां भी मन के साथ कार्य करती हैं। मन के आवेग, आवेश और मूर्छाएं इन ग्रंथियों को हरकत में लाते हैं। इनमें भिन्न भिन्न मात्रा में रसायन पैदा होने लगते हैं और हमारे शरीर में अनेक प्रकार के प्रकंप पैदा हो जाते हैं। मन और बुद्धि साथ साथ रहते हैं, अतः मन का संकेत किया जा सकता है। वास्तव में ये सारे ग्रंथि में उहापोह बुद्धि के व्यापार हैं। जीवन में ग्रंथि तंत्र को समझ लेना ही अनेक गुत्थियों से मुक्त कर सकता है। दिन भर अनेक लोग मिलते हैं, अनेक कार्य संपादित होते हैं, अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिनके कारण हमारी धड़कन चढ़ती उतरती रहती है। गुस्सा भी आता है, नफरत हो सकती है, प्यार आ सकता है, किसी को मारने तक की सोच सकते हैं। क्यों होता है यह सब? क्या कभी हम इनको समझने का प्रयास करते हैं? क्या ये अपने आप ठीक हो सकते हैं? शरीर में ऐसा क्या हो जाता है कि सहसा इसका व्यवहार बदल जाता है, यहाँ तक कि बुद्धि भी अलग तरह से कार्य करने लग जाती है। ये सारे कार्य हमारी ग्रंथियों के हैं। शरीर विज्ञान के क्षेत्र में इस ग्रंथि तंत्र पर अनेक कार्य हुए हैं और हो भी रहे हैं। प्रत्येक मुख्य ग्रंथि से अनेक प्रकार के रसायन शरीर में बनते रहते हैं। इनकी मात्रा का निर्धारण तो ग्रंथि करती है। रसायन की आवश्यकता का संदेश बुद्धि से प्राप्त होता है, मस्तिष्क से प्राप्त होता है। भौतिक रसायन शरीर की भौतिक आवश्यकताओं के अनुरूप संदेश देता है, वहीं बुद्धि भावनात्मक धरातल पर यह कार्य करती है। इसीलिए चिंता और भय जैसे नकारात्मक भाव सदा इन ग्रंथियों को प्रभावित करते रहते हैं, रोग पैदा करते रहते हैं। इन ग्रंथियों को हमारी शास्त्रीय भाषा में चक्र अथवा ऊर्जा केंद्रों के नाम से वर्णित किया गया है। हमारी भाषा में आज भी इनके कोई अन्य नाम प्रचलन में नहीं है। शरीर शास्त्र के अंग्रेजी नाम ही व्यवहार में काम आते हैं। अंग्रेजी विद्वानों ने भी इन चक्रों का अध्ययन किया है और इन पर पड़ने वाले भावनात्मक प्रभावों का वर्णन सामने आया है।